अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, यूरोप और यूके के हवाले से काफ़ी मामला हैं जो आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे पहले एक आपको खबर दूँ, मेरे फेवरेट कंट्रीज़ में से एक है नीदरलैंड। मैं नीदरलैंड में ही पाकिस्तान से जब चला था आज से 35 साल पहले, तो नीदरलैंड ही मेरी डेस्टिनेशन थी। और बाद में भी मैं वापस बेल्जियम से नीदरलैंड मूव हुआ था। मेरा बेटा भी वहाँ पैदा हुआ था। नीदरलैंड एक यूनिक कंट्री है। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खूबसूरत मेंटालिटी है उनकी, लेकिन बदकिस्मती से अब वहाँ की इस्लामाइजेशन ने वहाँ की सोशल फैब्रिक को ख़राब कर दिया है। अजीज दोस्तों, नीदरलैंड पानी के ऊपर बना हुआ एक कंट्री है। और जब ये कंट्री आज से कई सेंचुरीज पहले तो बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन बाद में इन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ों से उस पानी को दूर करके उसके ऊपर मतलब हज़ारों छोटे छोटे पुल बनाए और किसी तरह उसको एक लिवेबल कंट्री बनाया है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री है इनोवेशंस के हिसाब से। एग्रीकल्चर में इनकी इनोवेशंस पूरी दुनिया देखती है रश के साथ कि इनकी एग्रीकल्चर आउटपुट दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में, ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले में 4-4, 5-5, 10-10 गुना ज़्यादा है। अजीज़ दोस्तों, नीदरलैंड ने पानी की कोस्टल पानी का इनके, क्योंकि ये पानी के अंदर थी ज़मीन इनकी, किसी तरह ये ऊपर लाए हैं। अब इन्होंने एक 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है जो पानी को, समंदर के पानी को ज़मीन पे आने से रोक रही है। 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। और इससे अगर ये दीवारें ना हों तो नीदरलैंड का 50% ज़मीन पानी के अंदर चली जाएगी। इस तरह ये नीदरलैंड ने अपना इनोवेशन किया है। अजीज़ दोस्तों, अब बात यूरोप से शुरू करूँगा, फिर यूके की तरफ आऊँगा। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, वो अभी पेरिस आए थे एआई की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और फिर वहाँ से ये म्यूनिक गए थे जर्मनी। और वहाँ पे उन्होंने ऐसी एक तगड़ी स्पीच की है जिसने पूरे यूरोप को हिला के रख दिया है। थर्सडे को अफ़गानिस्तान के एक अजाइलम सीकर ने म्यूनिक शहर में छुरे से अटैक करके 2 साल की लड़की को और उसकी मां को कत्ल कर दिया और काफ़ी लोगों को ज़ख्मी कर दिया। फ्राइडे को जेडी वैंस म्यूनिक आए और उन्होंने ओपन बॉर्डर माइग्रेशन पॉलिसीज़ और यूरोप की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ख़ास तौर पे यूके को इन्होंने बहुत लताड़ा उसके बारे में। और फिर सैटरडे को एक सीरियन अजाइलम सीकर ने ऑस्ट्रिया के अंदर एक 14 साल के बच्चे को छुरियां मारी और बाकी कुछ लोगों को ज़ख्मी किया। और ये इसके बाद यहाँ पे सामने बैठ के अपनी यूं उंगली उठा के, ये निशान आईएस का है, जिहाद का है, ये किस तरह मुस्कुराता हुआ बैठा है। ये मेंटल लोग हैं। मसला ये है कि चाइना के ऊपर मुझ समेत हम सब क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चाइना मुसलमानों के साथ बहुत जालिम रवैया रखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सिचुएशन ऐसी है कि इनका इलाज अब यही रह गया है। चाइना इनको कंसंट्रेशन कैंपों में रख के इनको सूअर खिलाता है, इनको शराब पिलाता है, कुरान को तब्दील कर दिया, नमाज़ों पे पाबंदी, दाढ़ी पे पाबंदी, नाम मोहम्मद रखने पे पाबंदी। इनकी औरतों के पास कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जाके सोते हैं, उनकी नस्ल चेंज कर रहा है। शायद चाइना ने अंदाज़ा लगा लिया है कि अब इनका इलाज और कोई नहीं है, इनका इलाज अब यही रह गया है। अजीज़ दोस्तों, जेडी वैंस ने क्या बोला, ये 2 मिनट की स्पीच आपके सामने रखूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि फ्री स्पीच है ना, वो इंग्लैंड में तो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है और रशिया से ज़्यादा ख़तरनाक वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और उन्होंने कहा कि एक आदमी को अबॉर्शन क्लिनिक के बाहर दुआ मांगने के ऊपर गिरफ्तार किया जाता है। यूरोप का दुश्मन यूरोप के अंदर है। I look to Brussels, where EU commissars warn citizens that they intend to shut down social media during times of civil unrest the moment they spot what they've judged to be, quote, hateful content. Or to this very country,
where police have carried out raids against citizens suspected of posting anti-feminist comments online as part of, quote, combating misogyny on the internet, a day of action. I look to Sweden, where 2 weeks ago the government convicted a Christian activist for participating in Koran burnings that resulted in his friend's murder. And as the judge in his case chillingly noted, Sweden's laws to supposedly protect free expression do not, in fact, grant, and I'm quoting, a free pass to do or say anything without risking offending the group that holds that belief. And perhaps most concerningly, I look to our very dear friends, the United Kingdom, where the backslide away from conscience rights has placed the basic liberties of religious Britons in particular in the crosshairs. A little over 2 years ago, the British government charged Adam Smith Connor, a 51-year-old physiotherapist and an Army veteran, with the heinous crime of standing 50 meters from an abortion clinic and silently praying for 3 minutes. Not obstructing anyone, not interacting with anyone, just silently praying on his own. And after British law enforcement spotted him and demanded to know what he was praying for, Adam replied simply, it was on behalf of the unborn son he and his former girlfriend had aborted years before. Now, the officers were not moved. Adam was found guilty of breaking the government's new buffer zones law, which criminalizes silent prayer and other actions that could influence a person's decision within 200 meters of an abortion facility. He was sentenced to pay thousands of pounds in legal costs to the prosecution. Now, I wish I could say that this was a fluke, a one-off crazy example of a badly written law being enacted against a single person, but no. This last October, just a few months ago, the Scottish government began distributing letters to citizens whose houses lay within so-called safe access zones, warning them that even private prayer within their own homes may amount to breaking the law. Naturally, the government urged readers to report any fellow citizens suspected guilty of thought crime. In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat. अजीज दोस्तों, बात कड़वी कही है, बात करेक्ट है, क्योंकि बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि ये सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, जर्मनी में इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। जर्मनी की AfD पार्टी इनके लिए इस वक्त एक खतरे का साइन बना हुआ है, लेकिन अभी तक जो पोल आ रहे हैं या जो इसके बारे में रिपोर्ट्स इलेक्शन के हवाले से आ रही हैं, उसमें कहीं भी AfD पार्टी को जीतता हुआ तो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन ये है कि फिर भी एक सिग्निफिकेंट इनका वोट बैंक है। AfD पार्टी की लीडर एलिस वेडल ने अभी एक स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जवाब हैं, हमारे पास एक प्लान है, हमारे पास एक फ्यूचर प्लान है जर्मनी के लिए। हम पहले 100 दिनों में हमारी गवर्नमेंट अगर आई तो हम पहले 100 दिनों में बॉर्डर बंद कर देंगे टोटली, और हर इलीगल आने वाले को और हर इलीगल आदमी को हम फ़ौरन वापस भेज देंगे। और ये मैसेज हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि जर्मन बॉर्डर क्लोज होंगे और ये क्लोज रहेंगे। हम असाइलम सीकर्स को पैसे नहीं देंगे और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे, इनके सारे बेनिफिट ख़त्म कर दिए जाएंगे। और लार्ज स्केल पे हम ऑनेस्टली बता रहे हैं कि रीमाइग्रेशन करेंगे, और इसको हम रीमाइग्रेशन ही कहते हैं। राइट टू असाइलम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के लोगों को मिलेगी। असाइलम टेम्पररी है, रेसिडेंस इनको नहीं मिलेगी, और जब ये भाग के इधर आते हैं तो इनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। जब ये यहाँ पे आते हैं जर्मनी में तो फ़ौरन नेशनलिटी क्लेम कर लेते हैं और जर्मन बन जाते हैं, और जर्मन पासपोर्ट और सब कुछ मिल जाता है। और ये सब हम टोटली बंद कर देंगे। हम अपने कंट्री को एक एग्ज़ाम्पल बना के रखेंगे, और हंगरी और EU असाइलम सिस्टम
हमारे अंडर में, हमारी लीडरशिप के अंदर नहीं चलेगा और अजाइलम सिस्टम हम अपना खुद बनाएंगे। अजीज़ दोस्तों, ज़रूरत अब इसी बात की रह गई है। यूरोप के ट्रम्प ये सब हैं, ये यूरोप के एक्सट्रीम राइट ये लोग कहते हैं, हम इसको नेशनलिस्ट कहते हैं। इसमें फ्रांस की मारीन लोपेन है, ओल्गान है, हंगरी के, जर्मनी हॉलैंड के खैर्त विल्डर्स हैं, और इस तरह ये यूरोपियन कंट्रीज़ के एक अलार्मिंग जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए अलार्मिंग वो हैं। अब आते हैं यूके की तरफ, जिसका हाल पूरे यूरोप में, शायद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब है। पहले एक मज़े की बात ज़रा यूके के हवाले से बता दूं कि एक सस्ती एयरलाइन है रियान एयर। ये जब बनी थी तो लोगों को नहीं लगता था कि ये चलेगी, लेकिन ये बहुत चली है और यूरोप में इसका नेटवर्क वन ऑफ द बिगेस्ट है और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग एयरलाइन है। बहुत ही सस्ती है, इसके वो हैंगर में नहीं लगता प्लेन, सीढ़ी से ऊपर चलना होता है, सामान लेके जाना है हाथ में तो उसका अलग पैसा, अंदर सैंडविच खानी है, कॉफ़ी पीनी है प्लेन में तो उसका अलग पैसा, हर चीज़ का अलग पैसा। और ये है कि है थर्ड क्लास एयरलाइन, लेकिन बहरहाल सस्ती है इसलिए चल रही है। इसके जो मालिक हैं CEO, उन्होंने अपनी एक टैक्सी कंपनी बनाई है यूके में, और उस टैक्सी कंपनी में सिर्फ एक गाड़ी रखी है, एक ही टैक्सी है उसमें। रखने की वजह यह है कि वो खुद इसमें सफ़र करते हैं, क्योंकि टैक्सियों को, उबर को नहीं, टैक्सियों को बस लाइन में चलाने की इजाज़त होती है, और यहाँ की जो ट्रैफिक है उसमें बसों की अलग लाइन होती है, तो इसलिए क्या है कि वो मज़े से टैक्सी वाले भी बस लाइन में चला सकते हैं। तो इसने उस ट्रैफिक से बचने के लिए एक टैक्सी कंपनी बनाई है, जिसमें एक अपनी गाड़ी को टैक्सी बना के चलाता है। अब आते हैं यूके की बहुत ही अफसोसनाक खबरों की तरफ। 4 अजाइलम सीकर्स अरेस्टेड। 15 साल की एक लड़की को स्कूल में रेप किया। डोवर यहाँ की पोर्ट है। मेजॉरिटी अजाइलम सीकर बोट के ज़रिए जो आते हैं वो डोवर से आते हैं। अजीज़ दोस्तों, हैमिट कोस्कुन 50 साल का, इसके ऊपर चार्ज लगा है कि इसने एक पब्लिक एग्रीविएटेड रिलीजियसली ऑफेंस किया है और एक किताब जलाई है, और यह है कि इसके ऊपर ये चार्ज लगा है कि, लेकिन इसको छोड़ दिया गया। सॉरी, ये आदमी, इसने फिल्म बनाई थी उस आदमी की जो कि इसने कुरान जलाया था और उसकी फिल्म बनाई थी। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको रिमांड पे भेज दिया गया है मजिस्ट्रेट ने, जबकि इसके ऊपर एक मूसा कादरी 59 साल का है, उसने हमला किया जब ये कुरान जला रहा था तो, और जब इसके ऊपर हमला किया छुरी से, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसको ज़मानत पे छोड़ दिया। हमला करना, छुरी से किसी को मारना छोटा जुर्म हो गया है। तो ये इस वक्त यूके की हालत है। अजीज़ दोस्तों, ये एक ब्रिटिश नेशनल ISIS टेररिस्ट है, और पुलिस ने इनकी पिक्चर जब पब्लिक में लगाई तो इन्होंने अदालत में केस किया कि मेरी बगैर बुरके के पिक्चर इन्होंने क्यों लगाई। तो पुलिस ने फ़ौरन फिर वो पिक्चर हटा के बगैर बुरके की पिक्चर इनकी लगा दी। ये इस वक्त अंधा राज चल रहा है यूके में, और यूं समझ लें कि ये इस्लामिक किंगडम, यूनाइटेड किंगडम नहीं रही, ये इस्लामिक किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम बन चुकी है। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह सुएला ब्रेवरमैन ने अभी एक ट्वीट की है कि लेबर इंग्लैंड को कहाँ लेके आ गई है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भीख मांग रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट से कि मुझसे एक मीटिंग करो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया
कि आप केयर स्टारमर से मीटिंग करने वाले हैं? तो उसने कहा वो शायद अगले हफ्ते आएगा या इससे अगले हफ्ते आएगा, और ये है कि ये मैंने इसको बुलाया नहीं है, वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा था आने की। तो मैंने उसको कहा ठीक है आ जाओ फिर। तो सुहेला ब्रेवरमैन कह रही हैं कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट अलाई जो थे ना वो अमेरिकन थे, लेकिन हमारे ताल्लुकात हमारे क्लोजेस्ट अलाई से कहाँ पहुँच गए हैं ये आपके सामने हैं। अजीज़ दोस्तों, ये साहब यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूके में और कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर एक्चुअली इसराइल ने अपने लोगों को खुद मारा था, और इसलिए मारा था ताकि वो फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर सके। ये मुसलमानों की आदत है। अल कायदा ने जब 9/11 किया तो इन्होंने कहा कि ये अमेरिकन CIA ने खुद अपने लोगों को मारा। कोई कह रहे थे कि वहाँ पे कोई यहूदी तो था नहीं 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमले के दौरान, तो इसलिए कि यहूदियों को पहले से ही हटा दिया था और इन्होंने खुद CIA वालों ने हमला किया वगैरह वगैरह। कंस्पायरेसी थ्योरीज आती रहती हैं। जैसे भारत में 26/11 हुआ तो उसको भी ये डिनाई करते रहे कि नहीं ये RSS का काम था। सवाल यहाँ पे ये है कि 7 अक्टूबर को बाकायदा हमास वाले आए थे जिसकी खुद वीडियोस हमास वालों ने लगाई हैं। उसको आप कैसे डिनाई करोगे कि चलो इजराइल ने लगाई हो, मोसाद ने वो वीडियो लगाई हो, तो समझ में आता है। इन्होंने उन लड़कियों को किस तरह घसीटा था, उनके कपड़े फाड़े थे, उनको किस तरह गाड़ियों में डाल के लेके गए थे, ये सब वीडियोस उन्होंने खुद बनाई हैं। पूरे फ़लस्तीनियों ने, खाली गज़ा में नहीं, वेस्ट बैंक में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ फ़लस्तीनी है उन्होंने जश्न मनाया था। हमास की टॉप लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक बेशुमार होस्टेजेस हमास के कब्ज़े में हैं। तो अगर 7 अक्टूबर हमास ने नहीं किया था, इजराइल ने किया था, तो फिर ये सब कैसे अभी तक इनके कब्ज़े में हैं? अजीज़ दोस्तों, गज़ा के लोगों को इंग्लैंड में कोर्ट ने सेटल होने का राइट दे दिया है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं। अजीज़ दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है यूके में, तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने एप्पल कंपनी से डिमांड की है कि हमें हर एप्पल मोबाइल के अंदर क्लाउड जो होता है जिसमें सारा स्टोरेज होता है, हमें कंटेंट देखने की इजाज़त दी जाए ताकि हम हर आदमी की मोबाइल के अंदर देख सकें कि क्या चीज़ है। अजीज़ दोस्तों, लेबर पार्टी है ना, वो इंग्लैंड के लिए एक ऐसे ही है जैसे दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी थी। अजीज़ दोस्तों, ये 400 से ज़्यादा सीटें लेके तो आ गए हैं। अब इनका एक लेबर मिनिस्टर हैं, उनको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया तो उसको उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं उम्मीद करता हूं कि अगले इलेक्शन तक तुम मर जाओगी, क्योंकि तुमने वैसे भी मेरे को कौन सा वोट दिया है। बाद में इसको रिज़ाइन करना पड़ा। इस पे मुझे याद आ रहा है कि मेरे इलाके में यहाँ पे लेबर की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और मैं पिछले 2 साल से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपसे कुछ काम है, लेकिन वो जवाब तक नहीं देती। और जब इलेक्शन थे लास्ट ईयर, तो उसमें यहाँ पे उनके मुकाबले पे जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट थी, मैं उनके लिए थोड़ी बहुत कैंपेन भी की थी, उनका इंटरव्यू भी किया था, लेकिन इनको बहुत बुरा लगा है। तो लेबर इस तरह, मतलब ये है कि यूके में एक तबाही का सिलसिला है। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। अजीज़ दोस्तों, आपसे विनती है कि प्लीज़ अपना सपोर्ट जारी रखें। आपकी सपोर्ट की बहुत सहायता है। आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं पेमेंट के। काइंडली सपोर्ट माई कोज। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों।